हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक। और इसमें हम जो है, ये मेरे पास पुराना एडिशन है लेकिन सारे इसमें चैप्टर्स कवर होंगे। ये मेरे पास 4th एडिशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 38 है इसमें। तो पहले हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर 7 में है इस बुक के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर आपके पास ये जो मैंने लिस्ट लिखी है ये सारे जो है ये कवर होंगे। ये एक एक चैप्टर वाइज मैं इनको कवर करूंगी, लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें आपके पास सबसे पहले इलेक्शन कमीशन आएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 3rd चैप्टर होगा इसमें हमारा। एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर एफसी मतलब फाइनेंस कमीशन, फिर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड देन नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। उसके बाद स्पेशल ऑफर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देन आपके पास आएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड देन एजी ऑफ इंडिया मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड लास्ट जो है हमारे पास आएगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इन सबको हम डीपली एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। तो जो आज का पोर्शन है वो हमारा है इलेक्शन कमीशन। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है। तो इनमें जो है हम 4 चीज़ें मेन जो टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारे पास आएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंपोजिशन, उसके बाद इंडिपेंडेंस। ये जो सारे टॉपिक्स हैं मतलब सब टॉपिक्स हैं ये आपके बुक में ही दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। लास्ट वन हमारे पास आएगा पावर्स एंड फंक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो से। एक एक लाइन इसमें जो है वो आपका क्वेश्चन प्रिपेयर करेगी आपका। तो एक एक लाइन को ढंग से ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो जो पहला इसमें इंट्रो में आपको याद रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक परमानेंट बॉडी है प्लस इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली। किस चीज़ के लिए? ताकि ये इंश्योर कर सके कि फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन करवाए जा सके भारत के अंदर, ठीक है। इन द कंट्री टू इंश्योर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सके। सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल जो है वो आपका 324 किसका कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोवाइड करवाता है, पावर देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल पावर देता है ऑफ द सुप्रिटेंडेंट एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। तो आपको इसमें 4 चीज़ों के जो मैंने नाम लिए हैं वो याद रखने हैं। पहला जो आता है आपके पास किसका कंट्रोल एंड डायरेक्शन एंड सुप्रिटेंडेंस करना है, जो इलेक्शन होंगे किस चीज़ के, पार्लियामेंट के, पहला। दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि किसके लिए ये बनाई गई है। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑल इंडिया बॉडी है, ठीक है, और कॉमन है सेंटर और स्टेट के लिए, ठीक है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ है ना उनके इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती है? क्योंकि उसके लिए स्टेट वाली जो है मतलब जो स्टेट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया का है, और स्टेट कमीशन जो है इलेक्शंस के लिए वो कंडक्ट करवाता है इनकी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे फॉर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाती है पार्लियामेंट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की। तो ये सारा आपको इंट्रो में याद रखना है। फटाफट से देख लेते हैं कि एक परमानेंट बॉडी और इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इंडिया के अंदर। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है सुप्रिटेंडेंट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। किन इलेक्शंस के लिए? पार्लियामेंट के अगर कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हो रहे हैं, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, या फिर ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के।
तो यहाँ पे ये सेंटर और स्टेट के लिए दोनों के लिए ऑल इंडिया बॉडी इसको बोला गया है, कॉमन बॉडी है। लेकिन ये पार्लियामेंट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं उसके इलेक्शन नहीं करवाती, क्योंकि उसके इलेक्शन एक सेपरेट बॉडी जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करवाती है। तो ये आपको इंट्रो में सारा कुछ याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। सेकंड पॉइंट पे हम आ गए। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल नहीं बोलना आपको 324 वाला, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 दिया गया है, इसने कुछ प्रोविजंस बताए हैं कि कैसे क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कंसिस्ट करता है, सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंट की बात आती है कि इसमें होता कौन कौन है। तो इसके जो कंपोजिशन है उसके अंदर आपके पास एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, कमिश्नर होगा, और कुछ जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो फिक्स किए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये आपके हमारे पास पहला हो गया कि इसमें कौन कौन होता है। दूसरी बात कि इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, मतलब CEC की और जो अदर ECs होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है। जैसे कि हमने पहले ही बात की, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड, जब जैसे ये जो हमने दूसरे वालों की बात की, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की जब अपॉइंटमेंट होती है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना वो चेयरमैन होता है कमीशन का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो चेयरमैन होता है किसका, कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो अपॉइंट कर सकता है रीजनल कमिश्नर्स को किसके साथ कंसल्ट करके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंसर्न करके, मतलब कहने का मतलब EC इलेक्शन कमीशन के साथ कंसर्न करके वो रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकता है, अगर एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन में ऐसे लगे ना कि बंदों की कमी हो रही है और काम ज़्यादा बढ़ गया है तो रीजनल कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, वो किसके साथ कंसर्न करके, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसर्न करके। पांचवा पॉइंट जो कि हमारे पास आता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशंस होती है ना सर्विस एंड टेन्योर की ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर, ये डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट, क्योंकि उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, इसीलिए उनकी सर्विस की कंडीशन और टेन्योर जो है वो ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़े से इसके आगे, लेकिन उससे पहले हम जो है एक बारी ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला जो है हमारे पास ये आता है कि इसमें कितने मेंबर्स जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और EC इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी इनको बोला जाता है, एंड इनकी जो टर्म्स होती है ये जो है प्रेसिडेंट जो है उसको लगाते हैं, मतलब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट तो इनकी सारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन इनकी जो है टाइम टू टाइम फिक्स कौन करने वाला होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे कि कैसे एक प्रेसिडेंट इनको इनकी पोजीशन, इनकी कंडीशंस को अपॉइंट मतलब इनको रखता है एंड देन कुछ जगहों पे इनको हटा भी दिया जाता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में आपको पास ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट इन दोनों को मतलब इनको अपॉइंट करता है। तीसरी बात आती है कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब उनकी अपॉइंटमेंट की बात आती है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो चेयरमैन होता है कमीशन का। फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि रीजनल कमिश्नर को भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा विद कंसल्ट करके, किसके साथ, EC इलेक्शन कमीशन के साथ, अगर उसको लगे कि हाँ इनको ज़रूरत है, काम ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद सर्विस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमिश्नर का, क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो वही डिटरमाइन करेगा इनकी सर्विस एंड टेन्योर के कंडीशंस को, ठीक है। ये आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कमीशन में ही कि कैसे कैसे इनको जो है, कभी इनको 3 रख लिया जाता है, कभी इनको 1 ही कर दिया जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक जो है ना वो सिंगल मेंबर बॉडी ही रही है इलेक्शन कमीशन, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इसमें रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 16 अक्टूबर
मतलब इसके बाद क्या होता है, 16 अक्टूबर 1989 के बाद ना प्रेसिडेंट जो है वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर देता है चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ। क्यों? क्योंकि जो काम है वो बढ़ जाता है इलेक्शन कमीशन का। क्यों बढ़ जाता है, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब क्या हुआ था 1989 में कि जो वोटिंग एज है ना वो डिक्रीज़ कर दी थी। पहले 21 साल का आदमी या औरत जो है वो वोट डाल सकते हैं थे इसके अंदर, मतलब इलेक्शन जब होते थे, लेकिन इसकी एज को जो है वो 18 ईयर्स कर दिया गया 1989 में। तो काम बढ़ गया, मतलब अब पहले 21 वाले डाल रहे थे, अब 18 वाले बच्चे जो है वो डाल रहे हैं ये वोट, तो वोटिंग राइट्स 18 वालों को दे दिए। तो अब इससे काम बढ़ गया, तो प्रेसिडेंट को ये लगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला नहीं संभाल पाएगा, इसलिए उसने 2 इलेक्शन कमिश्नर को और अपॉइंट कर दिया चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शनरी हो गई वो कैसी हो गई, मल्टी मेंबर्ड बॉडी। ठीक है, जिसके अंदर 3 जो लोग हो गए, जिसमें एक जो है सीईसी हो गया और दूसरे 2 जो है वो ईसी हो गए। लेकिन आगे जाके क्या होता है 1919 में ना ये जो 2 बंदे लगाए थे ना इनके साथ, इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, अब दोबारा से कैसी होगी, सिंगल मेंबर बॉडी होगी, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। लेकिन 1993 के अंदर अगेन ये जो 2 हटाए थे दोबारा से ये 2 लगा दिए जाते हैं। अब दोबारा से टिल टुडे तक ये क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी ही है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना और 2 इलेक्शन कमीशन जो है इनकी जो पावर होती है ना वो सेम होती है, और इनकी जो सैलरी होती है वो भी सेम होती है, अलाउंस वगैरह ये सब सेम होते हैं, इनको जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं वो सब सेम होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और इन ये किसके समान होते हैं, मतलब किसके सिमिलर इनको सैलरी मिलती है या फिर पावर सेम होती है, जो जज होता है ना, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके बराबर इनकी सैलरी, इनके पावर्स, इनके अलाउंसेस ये सब इनके बराबर होते हैं। अगर इन केस की मान लीजिए इसके ओपिनियन में और इनके ओपिनियन में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो मेजॉरिटी के बेसिस पे निकल के आएगा। ठीक है, तो ये भी आप बात पॉइंट जो है वो याद रखेंगे। तो इनकी जो होल्डिंग टर्म होती है पोजीशन को होल्ड करने की, वो होती है आपके पास 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए, विच एवर इज़ द अर्लियर। और ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, एंड इनको रिमूव भी किया जा सकता है इनकी टर्म से पहले, ये भी इसमें मेंशन है। तो अभी हम फटाफट कंपोजिशन में जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ा वो देख लेते हैं। तो 1950 से लेके 1989 के बीच का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। लेकिन जब 16 अक्टूबर 1989 के बाद प्रेसिडेंट ने 2 इलेक्शन कमिश्नर को और जो है वो अपॉइंट कर दिया। क्यों कर दिया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ गया, क्योंकि वोटिंग राइट की जो एज थी वो पहले 21 थी, उसको बाद में कम करके 18 कर दिया। तो वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण 2 ईसीज को उनको अपॉइंट कर दिया सीईसी के साथ। तो अब सीईसी जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है। लेकिन आगे चल के क्या होता है 1919 में ये जो 2 ईसीज लगाए थे उनको हटा दिया जाता है और दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी बना दी जाती है, जिसमें सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता है। ठीक है, लेकिन आगे चल के 1993 के अंदर इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया जाता है, मतलब कि 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ लगा दिए जाते हैं। अगेन इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जितने भी ये मल्टी मेंबर बॉडी है 3 बंदों की, ये जो है इनकी जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सेम होते हैं किसके, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर इनके बीच में अगर इनके ओपिनियंस मैच ना हो, मतलब सीईसी के एंड 2 ईसीज के अगर जो है वो ओपिनियंस जो है वो मैच ना करें तो मेजॉरिटी की बात मानी जाती है। लास्ट पॉइंट हमने देखा इनका जो टर्म होता है ऑफिस का वो 6 ईयर्स होता है या फिर 65 ईयर, जो भी इनकी, अगर इनकी एज 65 हो गई है तो ये रिटायर हो जाएंगे, और अगर इनको 6 साल हो गए हैं तो ये इस पोजीशन से रिटायर होंगे। तो जो भी पहले होगा वो जो है इनकी टर्म में आएगा, और ये किसी भी टाइम रिज़ाइन कर सकते हैं या फिर इनको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म।
अब हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस की। तो इनमें क्या बातें आती हैं वो भी हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि कैसे सेफगार्ड एंड इंश्योर करना है इंडिपेंडेंट एंड द इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे जो मोटी मोटी बात किसके बारे में की गई है कि हमें इंडिपेंडेंट प्लस इम्पार्शियल, मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी है हमें कि किसी एक पार्टी को इलेक्शंस के अंदर जितवा दें। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये वाले जो पॉइंट्स है वो मेंशन है। ये 3 पॉइंट्स भी आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मेंबर, कि जैसे क्योंकि इनकी सैलरी अलाउंसेस सब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह मिलते हैं, उसी तरह जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसे रिमूव होगा वैसे ही ये रिमूव होंगे और कोई इनका ग्राउंड नहीं है इनको रिमूव करने का। दूसरी भाषा में, इन अदर वर्ड्स में अगर हम बोले तो ये रिमूव किए जाते हैं कि इनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेस के अंदर, दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर विद द जो है स्पेशल मेजोरिटी। तो यहाँ पे खाली मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होने चाहिए दोनों हाउसेस के अंदर, तभी इनको हटाया जा सकता है। और या फिर इन्होंने जो है मिसबिहेव किया हो, मतलब ये ग्राउंड्स हैं, ठीक है, किसके ग्राउंड पे, तो मिसबिहेव किया हो, इनकैपेसिटी शो हो, ठीक है, तो ये दोनों के बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है। एंड ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट दो ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये आपको बात समझने की ज़रूरत है कि अगर ये ऐसा इनका प्रूफ हो जाता है कि ये जो है मिसबिहेव इन्होंने किया है या फिर इनकैपेसिटी है, तो इनको प्रेसिडेंट भी नहीं बचा सकता, चाहे भी प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है, क्योंकि ये अब स्पेशल मेजोरिटी से हाउस में पास हो गया कि इनको हटाया जाए, तो इनको हटा दिया जाएगा। ये पहली पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है सर्विस कंडीशंस जो होती हैं CEC की कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, कि जो इनकी सर्विस होती है, वो जो सर्विस कंडीशंस हैं वो किसी भी तरीके से मतलब डिसएडवांटेज इसको नहीं होना चाहिए इसके अपॉइंटमेंट के बाद। मान लीजिए किसी के साथ बनती नहीं और मतलब उसको फिर डिसएडवांटेज नहीं देना है अगर उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है, तो वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, कोई डिसएडवांटेज उसको नहीं देना है। उसके बाद एनी अदर इलेक्शन कमीशन और द रीजनल कमीशन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। थर्ड पॉइंट भी आपको याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही आप 2 ECs या फिर रीजनल कमिश्नर्स को रिमूव कर सकते हो, उसके अलावा आप इनको रिमूव किसी भी बेसिस पे नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है CEC की रिकमेंडेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ 3 पॉइंट्स है वो भी हम देख लेते हैं, फटाफट इन तीनों को सम अप कर लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस का यहाँ से ये मतलब है कि हमें इम्पार्शियल जो इलेक्शन जो है वो करवाने हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है ना, वैसे इनको रिमूव किया जाएगा। प्रेसिडेंट खुद से नहीं रिमूव कर सकता, लेकिन अगर इनकी स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस में प्रूफ हो जाती है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे, तो इनको प्रेसिडेंट जो है वो हटा देगा। चाहे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट किया, इसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी प्लेजर पे ही टिके रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको कोई भी द सर्विस कंडीशन ऑफ CECs कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, कोई भी डिसएडवांटेजेस उनको नहीं देने हैं। थर्ड पॉइंट में आएगा कि CEC की रिकमेंडेशन से ही जो है EC एंड RCs जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनमें क्या फ्लॉज आए। हमने ये चीज़ें बात तो कर ली, लेकिन इनके अंदर क्या फ्लॉज आए कि ये थोड़ा सी जो है वो सही नहीं चल रही EC, ठीक है। तो वो अब हम फ्लॉज की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर किसी भी क्वालिफिकेशन का जो है वो डिस्कशन नहीं किया गया कि इनको अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, चाहे लीगल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो जुडिशियल हो। मतलब किसी भी ग्राउंड पे ये नहीं बताया गया कि इनको कैसे अपॉइंट करना है। तो ये एक फ्लो माना जाता है। ये
उसके बारे में जब हम मेंबर्स ऑफ ईसी को अपॉइंट करने की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म, मतलब मेंबर ऑफ ईसी के लिए ना कोई टर्म डिफाइन नहीं है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो डिबार नहीं करता, अगर मान लीजिए कोई रिटायर हो गया पर्सन, ठीक है, तो ये डिबार नहीं करता कि वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की भी यहाँ पे बात की गई है। तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक तो क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं है, मेंबर ऑफ ईसी की टर्म्स के बारे में कोई बात नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग ईसीज फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये कहीं और जाके भी अपॉइंट हो सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट की, जो है पावर्स एंड द फंक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये है विद रिगार्ड टू द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि 4 पॉइंट हमने पहले जो है इंट्रो में बात की थी। तो ये 4 पॉइंट कौन से हैं, किन के इलेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, आपके इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये 4 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, ठीक है। तो इनके अंदर 3 कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन की गई हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। पहला आपके पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा आपके पास आता है एडवाइजरी, तीसरा आपके पास आता है क्वाजी जुडिशियल, ठीक। तो इनके अब पावर्स एंड फंक्शंस की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल की हम बात करेंगे। तो अभी हम इसमें ना कितने पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, 15 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि इनकी पावर एंड फंक्शंस में क्या आता है कि ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन से एरिया में इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में ये देखेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं ये किसके बेसिस पे बनाते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि पार्लियामेंट का है। दूसरा पॉइंट इनके पास ये है कि ये प्रिपेयर करते हैं एंड रिवाइज करते हैं इलेक्टोरल रोल को एंड रजिस्टर करते हैं एलिजिबल वोटर्स को, कि कितने ये जो वोट बनते हैं ना सारे 18 साल के जो हो जाते हैं उनके, तो ये सारा इनका काम होता है। थर्ड पॉइंट है कि ये डेट्स एंड शेड्यूल जो है कि क्या शेड्यूल रहना चाहिए किसका इलेक्शंस का, ये सारा कुछ ये प्रिपेयर करते हैं एंड नॉमिनेशन पेपर्स को भी स्क्रूटनाइज करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये ग्रांट करते हैं रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट द सिंबल्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उसको नेशनल बनाना है या स्टेट बनाना है ये देखते हैं, और जो सिंबल्स होते हैं कि कौन सा सिंबल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को देना है, ये सारा काम इनका होता है। 5वें नंबर पे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई सिंबल जो है, अगर मान लो एक पार्टी 1 है एक पार्टी 2 है, दोनों एक ही सिंबल लेके आ गए, तो इनमें जो डिस्प्यूट होगा उसको भी रिजोल्व करने की ये कोशिश करते हैं। 6th पॉइंट में आता है कि ये अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स को कि इंक्वायर करें ये जो डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, तो इनके लिए ये अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स को कि ये जो डिस्प्यूट्स जितने भी निकल के आ रहे हैं उनको रिजोल्व किया जाए। 7वां पॉइंट आता है कि डिटरमाइन करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। जब इलेक्शंस होते हैं ना तो पूरा प्रोसीजर, पूरा जो शेड्यूल होता है वो बनाने का पूरा काम इनका होता है, कि कैसे मतलब स्पीच देनी है, कैसे ये जो गली मोहल्ले में आके बोलते हैं कि इसको वोट दो इसको वोट दो, और 14 डेज़ पहले कैसे जो है वो वोटिंग से पहले जो है बंद कर देना, ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। ये सारा कुछ ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व्ड बाय द ये पार्टीज़ के द्वारा जो किया जाता है एंड कैंडिडेट्स के द्वारा जो कि इलेक्शन से पहले होते हैं। उसके बाद 8th पॉइंट में इन्होंने बताया कि ये रोस्टर प्रिपेयर करते हैं फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द policies of the political party on the radio and the TV in the time of the election, कि कैसे रेडियो एंड टीवी में जो है इनका प्रचार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 9th पॉइंट में इन्होंने दिया ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन द मैटर्स ऑफ रिलेटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्जेस लगे हुए हैं मर्डर वगैरह के, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट को बताते हैं अगर कोई ऐसा मैटर सामने आ रहा है कि
ये वाला मेंबर जो है वो नहीं इलेक्शन लड़ सकता। तो ये एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, किसी की डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, अगर वो उन ग्राउंड्स पे है तो। ठीक है, 10 पॉइंट हमारे पास आता है टू एडवाइस द गवर्नर। अब ये एडवाइस तो प्रेसिडेंट को होगी, गवर्नर को भी एडवाइस करेंगे अगर वो स्टेट वाले अगर इलेक्शन हो रहे हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अगर इलेक्शंस हो रहे हैं। 11th पॉइंट हमारे पास आता है, ये कैंसिल भी कर सकते हैं पोल्स को अगर इनको लगे कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है या फिर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है, रिगिंग हो रही है एंड इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, तो ये वहाँ पे जो पोल्स हैं जो वोट डालना है वो वहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। 12th पॉइंट क्या आता है, ये रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कि वो स्टाफ की नियुक्ति करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हाथ पे निशान लगाने हैं काफ़ी, तो स्टाफ की नियुक्ति के लिए अगर नेसेसरी है तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को कहते हैं कि आप उनको अपॉइंट करें। 13 पॉइंट में आता है, आई थिंक मुझे इसको रब कर दूं क्या, अभी 5 पॉइंट है, उसके बाद मैं इसको दोबारा से एक बार सम अप भी करूंगी फिर रब करते हैं। ठीक है, तो 13 पॉइंट है कि ये सुपरवाइज करते हैं कि मशीनरी ऑल ओवर द कंट्री की फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जो कि इनका मेन मोटिव भी है इसी का कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने हैं। देन हमारे पास 14 पॉइंट आता है कि ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि जो इलेक्शंस है ना वो हेल्ड हो इन स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल, अगर इमरजेंसी लगी हो तो। ठीक है, मान लीजिए इमरजेंसी लगी, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट रूल के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं या नहीं करवाने, कैसे कंडक्ट करवाने हैं, वो सारी जो एडवाइस होते हैं वो प्रेसिडेंट को ये देते हैं। 15th पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ये रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देन द स्टेटस ऑफ द नेशनल स्टेट पार्टी। ये हमने पहले जो है वो डिस्कस कर लिया कि नेशनल एंड स्टेट पार्टी बनाने के लिए ये सब कुछ ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की पूरी हेल्प करते हैं कि किसको नेशनल पार्टी बनना चाहिए और किसको स्टेट पार्टी बनना चाहिए। अब एक एक करके मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट्स की हमने बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। ठीक है, और अब हम इनके पावर एंड फंक्शन को एक एक करके दोबारा से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिटरमाइन करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये जो है एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करते हैं और पीरियोडिकली प्रिपेयर करते हैं, रिवाइज करते हैं इलेक्टोरल रोल्स। तीसरा पॉइंट ये आता है कि ये नोटिफाई करते हैं डेट्स एंड शेड्यूल बनाते हैं कि कैसे कैसे हमें इलेक्शन करवाने हैं। 4th पॉइंट आता है कि ये ग्रांट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अगर नेशनल है, स्टेट है, ठीक है, तो ये रीजनल पार्टी है तो ये उसको जो है रजिस्टर करते हैं और ये सिंबल्स भी देते हैं उनको। और अगर कोई सिंबल में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, उनके डिस्प्यूट होते हैं, उनको भी ये रिजॉल्व करती है और ये अपॉइंट भी करती है ऑफिसर्स को इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। देन हमने पढ़ा था कि कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा शेड्यूल बनाते हैं कि कैसे स्पीच होनी चाहिए, कैंडिडेट्स कैसे उसको जो है वो बोलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ है वो नहीं बोल सकते, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, 8th पॉइंट आएगा कि रेडियो टीवी पे कैसे इसका प्रसार होना चाहिए, ये भी सारा वो देखते हैं। ठीक है, 9th में ये आएगा कि ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि अगर कोई बंदा जो है डिस्क्वालीफाई है तो उसको कैसे जो है वो नहीं यहाँ पे रहना चाहिए। एंड गवर्नर को भी सेम, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में है तो उसके लिए भी ये गवर्नर को जो है बताते हैं कि ये बंदा डिस्क्वालीफाई होगा। उसके बाद 11 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पोल पे जो है वो रिगिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है या फिर इरेगुलरिटीज़ हो रही है तो वहाँ पे पोल जो है ये कैंसिल भी करवा देते हैं। 12th पॉइंट हमने देखा था कि ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्टाफ की अपॉइंट करने के लिए भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है इस वजह से। 13 पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर 13 पॉइंट यही था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का इनका काम होता है थ्रू आउट द कंट्री। 14th में हमने ये एमरजेंसी वाला पॉइंट पढ़ा था, ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं तो उसके बारे में भी प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देते हैं। तो 15th वाला हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कैसे नेशनल एंड स्टेट जो पार्टीज़ हैं उनको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ये सारा आपके पास पावर्स एंड फंक्शंस में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी चीज़ और है वो भी देख लीजिए। ये जो इलेक्शन कमीशन
कमिश्नर होता है ना, ये असिस्ट मतलब इसको हेल्प को करता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड इनकी जो पावर्स होती हैं वो सिविल सर्विसेज वाली होती हैं, एंड अपॉइंट बाय द कमीशन विद टेन्योर सिस्टम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, टेन्योर सिस्टम के बेसिस पे ही इनको अपॉइंट किया जाता है, और इसकी जो पावर्स होती हैं वो सिविल सर्वेंट वाली ही होती हैं, सिविल सर्विसेज वाली ही होती हैं। और ये असिस्ट मतलब इसी को तो कौन, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर असिस्ट करता है, और इनको कौन असिस्ट करता है, सेक्रेटरीज हो गए, जॉइंट सेक्रेटरीज हो गए, डिप्टी सेक्रेटरीज हो गए, और अंडर सेक्रेटरीज जो कि सेक्रेटरीट में अपॉइंट होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं। और स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके द्वारा असिस्ट होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किसके साथ कंसल्ट करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके, ये स्टेट की बात चल रही है, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ये तो स्टेट की बात हो गई, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जो कलेक्टर होता है ना वही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और वो अपॉइंट्स रिटर्निंग ऑफिसर, और ये रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पोलिंग बोथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भी पूछा जा सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को किसके लिए किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसके लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को किसके लिए किया जाता है, जो पोलिंग वोट्स होते हैं उसके लिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो गई। ये स्टेट लेवल की हमने देखी थी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा स्टेट में, ठीक है। और किसकी कंसल्टेशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की। ये भी पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा ये वाला चैप्टर पढ़ के। अभी हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप बने रहिएगा मेरी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।